हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं विषय भूगोल का प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। तो इसमें आपको पूरा हल मिलेगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 से लगाकर आखिरी तक जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी प्रश्न पत्र के लेकर आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 1 में पहले में आएगा ब मार्क्स, दूसरा आएगा, दूसरे में भी आएगा ब चीन, तीसरे में आएगा स व्यवसाय, चौथे में आएगा ब महाराष्ट्र और पांचवे में आएगा चक्रीय संसाधन। और इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर अगर हम देखें तो अब ये प्रश्न नंबर 2 के यहाँ पे उत्तर दे रखे हैं। आप फटाफट इनको यहाँ से नोट करते जाइए। तो यहाँ से आपने प्रश्न नंबर 2 का भी उत्तर नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी में विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात इसके सामने लिखना है संयुक्त अरब अमीरात। और दूसरा है सामूहिक कृषि, इसके सामने आएगा कोल खनिज। और तीसरा है अंगूर की कृषि, इसके सामने आएगा भूमध्य सागरीय कृषि। और चौथा है खाद्यान्न फसल, तो इसके सामने आएगा गेहूं। और पांचवा है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो इसके सामने आएगा कोयला। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 के भी उत्तर देखे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के उत्तरों को। तो ये रहे हमारे पास प्रश्न नंबर 4 के सभी उत्तर। तो यहाँ से आप प्रश्न नंबर 4 के सारे उत्तर नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य है। तो इसमें पहले में आएगा सत्य, दूसरे में आएगा सत्य, तीसरे में आएगा असत्य, चौथा है सत्य, पांचवा फिर है असत्य और छठा भी है असत्य। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 5 के सभी उत्तर हो गए। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6 को। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का ये पूरा उत्तर लिखा हुआ है, आप इसे यहाँ से नोट कर लीजिए। तो ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 6 का आंसर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7 को। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर अब दे रखा है यहाँ पे। तो इस प्रश्न नंबर 7 में भी आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। ये था प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 का ये रहा उत्तर। तो यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं लिखी हुई है इसमें। और अगला प्रश्न है हमारे पास अब प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 में कृषि आधारित उद्योग के नाम बताने थे हमें। तो यहाँ पे सारे उद्योगों के नाम लिखे हुए जो कृषि पे आधारित है। तो ये थे कृषि पे आधारित उद्योग। अब प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 10 में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ये मानव बस्ती की यहाँ परिभाषा दी है प्रश्न नंबर 10 के अंदर। तो ये पूरी परिभाषा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, इसमें हमें मुख्य श्रमिक की परिभाषा बतानी है। मुख्य श्रमिक किसको कहते हैं, तो यहाँ पे पूरी मुख्य श्रमिक की भी परिभाषा लिखी हुई है। उसके बाद हमें अगले प्रश्न यानी 12वें प्रश्न में गैरिसन नगर के बारे में बताना है। तो गैरिसन नगर के बारे में यहाँ पूरा बताया गया है इस प्रश्न के अंदर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 13 में हमें वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताने हैं कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे वायु प्रदूषण के 3 प्रमुख स्रोत बता रखे हैं। एक तो जलाऊ लकड़ी, एक है फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है वो, और एक है मिट्टी का तेल। ये सभी वायु प्रदूषण के सबसे मुख्य स्रोत है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को।
तो प्रश्न नंबर 14 में हमारे पास यहाँ पे उत्तर दे रखा है इसका पूरा, तो इस उत्तर को आप यहाँ से पूरा नोट कर लीजिए। तो आपने अभी यहाँ से ये उत्तर को नोट किया होगा, लेकिन इसका कुछ भाग अभी भी और बचा है, तो वो हम नीचे देखते हैं यहाँ पे। तो ये उस प्रश्न की एक लाइन और बची थी, तो इसे भी आप यहाँ से नोट कर लें। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 15 के उत्तर पे, क्योंकि प्रश्न नंबर 15 में अब दिया है एक अंतर है जो लघु उद्योग और वृहद उद्योग में अंतर बताना है हमें। तो ये पूरा रहा उसका अंतर लघु उद्योग और वृहद उद्योग में। तो यहाँ पे आप इसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और उसके बाद या तो डायरेक्ट उदाहरण लिख दें या फिर तीसरा पॉइंट डाल के ये उदाहरण वाला पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट बना के इसको लिख सकते हैं उत्तर को। तो ये था लघु उद्योग और वृहद उद्योग में अंतर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारे पास जिसमें प्रवास के सामाजिक परिणाम बताने हैं कि प्रवास के सामाजिक परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रवास से समाज में मिश्रित संस्कृति का उदय हो जाता है, और दूसरा है प्रवास से लोगों में अपराध और नशीले पदार्थों को लेने की प्रवृत्ति पनप जाती है, और तीसरा है प्रवास सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है, और चौथा है प्रवास से नवीन विचारों का प्रसार नगरीय क्षेत्रों की ओर आसानी से होता है। तो ये था प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 17 का जो उत्तर है उसमें हमें रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर लिखना है। तो अंतर लिखने के लिए हम तुलना के लिए आधार लेंगे कि किस किस आधार पे हम इसकी तुलना कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अर्थ के आधार पे है कि खरीफ की फसलों को बारिश के मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जबकि जो रबी की फसलें हैं वो रबी की फसलें वे फसलें होती है जो मानसून के अंत के बाद बोई जाती है, यानी सर्दियों के मौसम में। और इसका दूसरा जो अंतर है वो है प्रमुख फसलें। तो चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा आदि ये खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। और इसी प्रकार अगर रबी की फसलों की बात करें तो गेहूं, मटर, चना, तिलहन, जौ आदि ये सब रबी की फसलें हैं। अब आवश्यकता की अगर बात करें तो इसे विकसित करने के लिए भारी मात्रा में पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, जबकि रबी की फसल को उगाने के लिए बीज के अंकुरण और ठंडी जलवायु के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तो बीज के अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता और साथ में गर्म जलवायु की भी आवश्यकता पड़ती है। और चौथा है कुसुमित। तो कम दिन की लंबाई की आवश्यकता है और इसमें अधिक दिन की लंबाई की आवश्यकता होती है। अगला है 18वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 18 का यहाँ उत्तर दिया है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता बतानी है। तो भारतीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकता विस्तृत रूप में निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई है। पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायान, औद्योगिक और अन्य उद्योग इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार है। तो यहाँ पे अब हम इसके मुख्य लक्षण देखते हैं। तो पहला है सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए जहां पेयजल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं है। दूसरा है पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा है भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। चौथा है सतह और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। पांचवा है जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधरनी चाहिए। छठा है दुर्लभ संसाधनों के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। और सातवां है शिक्षा, विनिमय उपक्रमों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने ये पूरा पेपर का हल देख लिया है। कौन से सब्जेक्ट का देखा है हमने? भूगोल का पूरा पेपर का हल देख लिया है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा देखा कीजिए
ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सा उत्तर कहाँ से शुरू हुआ है।